Good morning, all of you. Today we will start a new unit, that is the chemical kinetics, and we will give you the brief introduction about the chemical kinetics, rate of reaction, and the different type of rate of reaction means the average rate of reaction, the instantaneous rate of reaction. So let's start the unit, that is the chemical kinetics. So what do you mean by the term chemical kinetics? जो केमिकल काइनेटिक्स है ये टर्म तब आई जब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ लिमिटेशन रह गई थी। तो मीन्स केमिकल काइनेटिक्स हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देगी जो लिमिटेशन किस में रह गई थी, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताती है कि कोई भी जो रिएक्शन है वो चल रही है तो किस रेट से चल रही है, व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन तो चली, किसी रेट से भी चली, लेकिन व्हाट आर द स्टेप्स थ्रू विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट कॉल्ड देयर मैकेनिज्म, वो उसका मैकेनिज्म कहलाता है। तो ये इसके मैकेनिज्म के बारे में भी बताती है। तो इट टेल्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, देयर आर सम फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। कुछ फैक्टर ऐसे होंगे लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, दीज आर द डिफरेंट फैक्टर, मींस प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट है या नहीं है, तो उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, वेदर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो दीज कॉल्ड द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो थर्ड पॉइंट जो ये डिस्कस करती है केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ओवरऑल डेफिनेशन क्या हुई केमिकल काइनेटिक्स की, कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, second the mechanism of reaction, and third the factor affecting rate of the reaction is called as the chemical kinetics। उसे आप chemical kinetics कह देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि what is the main difference now between the chemical thermodynamics and the chemical kinetics। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि कुछ लिमिटेशंस थी आपकी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, जिसकी वजह से न्यू ब्रांच आई जिसको हमने क्या कहा, केमिकल काइनेटिक्स। तो मीन्स केमिकल जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देती थी, तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स टेल्स कि whether a particular reaction can occur or not, means whether a particular process is spontaneous or not। सिर्फ ये इतनी इंफॉर्मेशन देती थी, ये हमें ये नहीं बताती थी जो अभी हमने केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन में देखा कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, what is the mechanism of the reaction, what are the factor affecting rate of the reaction। उस चीज के बारे में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताती है, सिर्फ कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स tells whether a particular reaction can occur or not, whether the process is spontaneous or not। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी थी। लेकिन जो केमिकल काइनेटिक्स है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है, बट द केमिकल काइनेटिक्स टेल्स कि whether a particular reaction will takes place slow और द फास्ट और एट ए मॉडरेट रेट, या मॉडरेट रेट के ऊपर चलेगी अंडर द गिवन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है व्हाट इज ए रिएक्शन। अब हम ये देखेंगे कि रिएक्शन हम कहते ही किसे हैं, मींस रिएक्शन इज सेट टू अकर। हम कह देंगे कि रिएक्शन हो गई, बोलो कब, when the reactants get converted into products, जब आपको दिखे कि कुछ रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए उसको पता लगाने के लिए डिफरेंट टेक्निक है। डिफरेंट टेक्निक क्या है, या तो मान लीजिए आपके पास पहले कलरलेस सॉल्यूशन था और जो आपका प्रोडक्ट बना वो कलर्ड बना, तो आपको सीधा ऑब्जर्व आप कर पाएंगे, अपनी आंखों से देख पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें, तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जैसे आपके पास कौन है, क्रोमेटोग्राफी है। आपकी कोई रिएक्शन चल रही है तो रिएक्शन चलने के दौरान आपके साथ के साथ कौन सी टेक्निक को आप यूज करते रहेंगे, क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमने आपको अलग से एक लेक्चर दिया था क्रोमेटोग्राफी का। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, कोलम क्रोमेटोग्राफी है, जिसकी हेल्प से हम प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का पता चला लेते हैं कि मींस वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट, मींस वेदर द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और नॉट, मींस रिएक्शन प्रोग्रेस में है भी या नहीं, मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने शुरू हो भी गए हैं या नहीं हो गए हैं। तो मींस दैट इज द डेफिनेशन, मींस रिएक्शन की डेफिनेशन है, मींस ए रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। लेकिन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उसके दौरान होता क्या है, आप सभी जानते हैं, बेसिक सी डेफिनेशन होती है केमिकल बॉन्ड। तो मींस आपके जो भी मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्टेंट रहे होंगे, या कोई एटम है वो आपका रिएक्टेंट रहा होगा, मींस उनके बीच में कोलिजन हुआ होगा। कोलिजन के दौरान होता क्या है, कुछ आपके बॉन्ड टूटे होंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, मींस रिएक्टेंट के अंदर कोई बॉन्ड होंगे वो जरूर टूटे होंगे।
तभी तो जाके न्यू थिंग बनी होंगी, प्रोडक्ट बने होंगे। तो हम कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं रिएक्शन को कि रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन द ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड द न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो ये रिएक्शन के बारे में हो गया। अब हम टाइप्स देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द रिएक्शन मींस ये जो फर्स्ट टाइप है आपकी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये तो थर्मोडायनेमिक्स ने भी बता दिया था, हमने देखा था ना अभी डिफरेंस के थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स के बीच क्या डिफरेंस था। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या इंफॉर्मेशन देती थी, इट टेल्स वेदर ए पर्टिकुलर रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस और नॉट, मींस वेदर ए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो व्हाट आर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड व्हाट आर द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो या तो अपने आप चलती हो, विच इधर टेक्स प्लेस इटसेल्फ और बाय सम इनिशिएशन, या कुछ इनिशिएशन से हो जाए। सो द रिएक्शन विच इधर टेक्स प्लेस इटसेल्फ or required some initiation are called as the spontaneous reaction। आप उन्हें spontaneous reaction कहते हैं। जैसे evaporation of the water in the open vessel, मीन्स आपने वाटर रख रखा है ओपन वेसल के अंदर, उसके वेपर्स बन रहे हैं, आपने तो कुछ नहीं किया, दैट प्रोसेस नेचुरली अपने आप ही चल रही है। तो मीन्स evaporation of the water in an open vessel is a spontaneous process because it takes place itself without any human effort। ह्यूमन ने कोई एफर्ट नहीं लगाया, नेचर के अंदर अपने आप ही चल रही है वो प्रोसेस, मींस देयर इज नो ह्यूमन एफर्ट, दैट टेक्स प्लेस इटसेल्फ। सेकंड एग्जांपल देखिए, कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू कर्ड। आपके जो मिल्क है, जैसे आप दूध को दही में जब बदलते हैं तो आप क्या करते हैं, आप मिल्क लेते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर आप उसको हीटअप कर देते हैं, मींस वार्म अप कर देते हैं कुछ टेम्परेचर तक, फिर आप उसमें बाहर से कुछ खट्टा डाल देते हैं, मींस लस्सी या दही आप उसके अंदर डाल देते हैं, फिर उसको ओवरनाइट के लिए आप रख देते हैं। जैसे आपने शाम को मिल्क लेके मिल्क के अंदर थोड़ा खट्टा डाला, मींस दही या लस्सी डाली, फिर आप ऐसा नहीं करते कि पूरी रात उसके पास बैठे रहते, आपने सिर्फ इनिशिएशन दिया है। मीन्स मिल्क में इनिशिएटर कौन डाला, इनिशिएशन कैसे की, थोड़ी दही या लस्सी डाल के, फिर वो प्रोसेस अपने आप चल पड़ी, फिर पूरी रात आप उसके पास नहीं बैठे, मीन्स दैट पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय सम इनिशिएशन। तो मीन्स द प्रोसेस विच इधर टेक्स प्लेस इटसेल्फ और बाय सम इनिशिएशन आर कॉल्ड एज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आप उसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हुआ जिसमें इनिशिएशन की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, द प्रोसेस विच नीदर टेक्स प्लेस इटसेल्फ नॉर बाय सम इनिशिएशन। ये ऐसी रिएक्शन जो ना तो अपने आप चलें और आपने इनिशिएशन दे दी फिर भी ना चलें, उन्हें आप क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल राइजिंग अप ऑफ द वाटर, मान लीजिए आपके पास नीचे वाटर है, आप उसको ऊपर टैंक में आप उसको राइज अप करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, वो वाटर अपने आप भी ऊपर नहीं जा रहा, मोटर आपने क्या किया, नीचे पानी है, पाइप आपने लगा दी, ऊपर वाली टैंक में पानी अपने आप ऊपर नहीं जा रहा, मींस राइजिंग अप ऑफ वाटर अपने आप ऊपर नहीं जा रहा, मींस इट डू नॉट टेक्स प्लेस इटसेल्फ, राइजिंग अप ऑफ वाटर प्रोसेस डू नॉट टेक्स प्लेस इटसेल्फ। उसके बाद आपने क्या किया, एक मोटर लगा दी आपने, जब मोटर से आपने पंपिंग की, वाटर ऊपर जाना शुरू हो गया, इनिशिएशन दिया आपने, एक बार मोटर लगाई, पानी ऊपर जाना शुरू हो गया, उसके बाद आपने क्या किया, मोटर को एकदम से बंद कर दिया, तो क्या पानी लगातार ऊपर फिर से जाता रहेगा, नो, फिर भी नहीं गया। मींस नहीं तो क्या होना चाहिए था कि अगर ये इनिशिएटर का काम करती मोटर, तो आपने एक बार मोटर ऑन की, पानी ऊपर जाना शुरू हो गया, मींस एक बार इनिशिएशन दी, मोटर बंद कर दी, फिर जाता ही रहता ऊपर, तो ये स्पॉन्टेनियस होती। लेकिन आपने क्या किया, जो इनिशिएशन मींस आपने मोटर लगाई, पानी जाना शुरू, मोटर बंद, तो पानी जाना भी ऊपर बंद, मींस फिर अपने आप ऊपर नहीं गया। तो मींस द रिएक्शन विच नीदर टेक्स प्लेस इटसेल्फ, पानी अपने आप भी ऊपर नहीं जा रहा था, नॉर बाय सम इनिशिएशन, मींस मोटर थोड़ी एक बार ऑन करके छोड़ दी, फिर भी ऊपर नहीं जा रहा, तो मींस दैट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मींस द रिएक्शन विच नीदर टेक्स प्लेस इटसेल्फ नॉर बाय सम इनिशिएशन आर द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप इसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, ये आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। नेक्स्ट देखें, अब हम देखेंगे टाइप्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की टाइप। आपकी प्रोसेस डिफरेंट टाइप की हो सकती है, दैट में बी द इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। वो कौन सी हो सकती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन मींस या स्लो रिएक्शन, या उसके बाद आपकी क्या मॉडरेट रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जो एकदम हो जाए, जो फास्ट रिएक्शन होती है। तो मींस द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मींस आपने लेबोरेटरी के अंदर आपने देखा ना एसिड बेसिक रेडिकल डिटेक्शन आप करते हैं, तो उसके दौरान आपने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई सैंपल डाला, उसके बाद बाहर से आपने क्या दूसरा रिएजेंट डाला और रिएक्शन एकदम से हो गई। मींस जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो बड़ी फास्ट होती है, मींस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक दूसरे के टच में वन हुआ नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना सेकंड, 1 सेकंड 1
2 ऐसे। तो ये सेकंड्स का जो टाइम था, मींस सेकंड से भी पहले जो रिएक्शन हो जाती है वो फास्ट रिएक्शन कहलाती है। तो मीन द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कॉल्ड फास्ट रिएक्शन, आप उन्हें फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जो पल भर में हो गई, इंस्टेंट काल एकदम हो गई, तो आप उन्हें फास्ट रिएक्शन कहते हैं। स्लो रिएक्शन विच टेक्स वेरी लॉन्गर टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, जो होने में बहुत लंबा समय ले। जैसे आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या वो एकदम हो गया? जैसे आपने मिल्क को कर्ड में बदला तो क्या एकदम हो गई? नो, ओवरनाइट में जाके वो रिएक्शन होती है। तो मींस द रिएक्शन विच टेक्स वेरी लॉन्गर टाइम फॉर देयर कंप्लीशन आर कॉल्ड एज द स्लो रिएक्शन, आप उसे स्लो रिएक्शन कहते हैं। मॉडरेट रिएक्शन, जिनकी जो रेट है, जिनकी जो रफ्तार है वो क्या हो, स्लो और फास्ट के बीच की हो, वो मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। सो द रिएक्शन whose rate is between the slow reaction and the fast reaction are called as the moderate reaction, आप उन्हें मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था अभी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का? आयनिक रिएक्शन। देखो जितनी भी जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो आपकी क्या है, वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, वो फास्ट रिएक्शन होती है। देखो ऐसा क्यों? आप रिएक्शन देखें, AgNO3 प्लस NaCl को देखो जब हमने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट में, जब NaCl को ऐड किया तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो Ag पॉजिटिव आयन होते हैं, आयनिक सब्सटेंस है ये, NO3 देखो नेगेटिव है, ऐसे Na पॉजिटिव है और Cl बोलो क्या है, नेगेटिव है। तो मींस आयनों के बीच जो इंटरेक्शन है वो एकदम हो गई, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अनुसार अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो एकदम उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। एक्वस सॉल्यूशन हमने बनाया था तो आपस में एक दूसरे को क्या किया, इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, रिएक्शन एकदम फास्ट हो गई। और क्या बन गया, देखो Ag के पास कौन आ गया एकदम से, Cl नेगेटिव, देखो AgCl बन गया सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट कौन बच गया, NaNO3, दूसरा आपका NaNO3 बन गया, देखो ये NO3 आपका बन गया यहाँ पे। मींस रिएक्शन इज फास्ट क्योंकि आयनिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हम देखें स्लो रिएक्शन, मींस रस्टिंग ऑफ द आयरन, लोहे को जो जंग लगता है। तो ये कैसी प्रोसेस होती है जिसमें डिटीरियोरेशन होना होता है, किस चीज का बोलो, आयरन का। आयरन का डिटीरियोरेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द एयर, मॉइस्चर एंड द इम्प्यूरिटीज। तो जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ द डिटीरियोरेशन ऑफ द मेटल इन प्रेजेंस ऑफ द एयर, मॉइस्चर एंड द इम्प्यूरिटी इज कॉल्ड एज द कोरोजन, उसे कोरोजन कहते हैं। लेकिन लोहा ले लें, आयरन ले लें, तो आयरन के केस में अगर कोरोजन होता है तो उसे आप रस्टिंग कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं, रस्टिंग। मींस द कोरोजन ऑफ द आयरन इज कॉल्ड एज द रस्टिंग। कोरोजन इज ए कॉमन टर्म, वो एक कॉमन टर्म है कोरोजन। कोरोजन क्या है, इज ए ब्रॉड टर्म। उस ब्रॉड टर्म के अंदर आपके ऑन द बेस ऑफ द मेटल, के किस मेटल का कोरोजन हो रहा है, एक पर्टिकुलर टर्म यूज की गई आयरन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द रस्टिंग। सो हियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन व्हिच इज ए वेरी स्लो प्रोसेस, इट टेक्स लॉन्गर टाइम। और फार्मूला बोलो क्या होता है आयरन को जब रस्ट लगे, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द रस्ट, Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लास्ट में जो जंग लग जाता है, जो कि आपका एक नॉन स्टिकेबल कंपाउंड, आपने देखा होगा ना घरों में जब लोहे को जंग लग जाए, उसकी एक पपड़ी सी पील ऑफ, इट कैन बी पील्ड ऑफ इजीली, वो आराम से उतर जाती है पपड़ी ऊपर से आराम से। तो मींस जो रस्ट बनता है वो एक कैसा सब्सटेंस होता है, इट इज ए नॉन स्टिकेबल सब्सटेंस, वो चिपका नहीं रहता, वो पील्ड ऑफ होता रहता है, उतरता रहता है। और उसका कंपोजिशन क्या होती है उसकी, Fe2O3.XH2, वो कंपोजिशन होती है रस्ट की। मींस रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्लो प्रोसेस। आपकी जितनी भी और रिएक्शन होती हैं जिनके अंदर कोवलेंट लिंकेज होती है, कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकेज होना होता है, वो आपकी मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे आपने यहाँ पे ईस्टर लिया कोई भी, देखो ये हमने ले रखा है इथाइल एसीटेट, बोलो कौन है इथाइल एसीटेट। इसमें आपने क्या डाला, आपने इसके अंदर क्या डाला यहाँ पे, अगर आप इसके अंदर वाटर डाल दें, यहाँ पे देखो वाटर, हम इसको देखो यहाँ से एक गलत टाइपिंग हो गई, हम ठीक कर देते हैं। तो इसमें बोलो आपने क्या डाला, हाइड्रोलाइसिस मान लीजिए आपने इसकी कर दी, देखो हाइड्रोलाइसिस। तो आगे क्या बनेगा, देखो यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, एक तो एसिटिक एसिड बनेगा CH3COOH, प्लस में दूसरे क्या बन जाएंगे, एल्कोहल C2H5OH। तो दैट इज ए मॉडरेट रिएक्शन, वो आपकी मॉडरेट रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, ऊपर वाला एग्जांपल देखो मैंने ये करेक्ट आपके लिए कर दिया था। यहाँ पे क्या डाला था बोलो, इसमें एक्वस मींस देखो यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया, यहाँ पे इसमें वाटर, और दो प्रोडक्ट बोलो आपके कौन कौन से बन गए थे, वन इज द CH3COOH, देखो एसिटिक एसिड, और अदर वन आपका क्या बना था यहाँ पे, इथेनॉल C2H5OH। यहाँ पे देखो एक क्लीवेज हुई, ईस्टर्स की क्या हो गई, हाइड्रोलाइसिस कर दी हमने। सेकंड एग्जांपल देखिए, केन शुगर।
केन शुगर मीन्स घर में जो आप चीनी यूज करते हैं उसे आप केन शुगर कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसमें आपने क्या ऐड किया? H2O। H2O ऐड करते ही ये रिएक्शन नहीं चलती, हम आपको बता दें। ऐसा नहीं है कि आप घर के अंदर जो आपके पास शुगर है आपने उसके अंदर वाटर डाला और एकदम से आगे ये रिएक्शन चली, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गए। नो, ऐसा नहीं होता। आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर करते हैं, थोड़ा सा इसमें आप एसिड डालेंगे, उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। फिर आपके पास मिक्सचर बनेगा, ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज। और जो मिक्सचर बनता है आपने पढ़ा होगा इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं, क्योंकि इक्विमोलर मिक्सचर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। दोनों का फार्मूला एक ही होता है, कंपोजिशन अलग होती है। ये हम कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में आपको इन डिटेल पढ़ा चुके होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अभी हमने कहा कि व्हाई जो आपकी आयनिक रिएक्शन है दे आर फास्ट, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्यों थी? क्योंकि इनके अंदर आयंस होते हैं, हमने बताया था आपको। तो मीन्स ड्यूरिंग द आयनिक रिएक्शंस द अपोजिट चार्ज आयन कंबाइन इमीडिएटली। वो एक दूसरे के पास एकदम से आ जाते, इमीडिएटली आ जाते, एक दूसरे के साथ इमीडिएटली आके और कंबाइन कर जाते हैं। मीन्स ड्यूरिंग द आयनिक रिएक्शन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस मीन्स द पॉजिटिव और द नेगेटिव आयन कंबाइन इमीडिएटली एंड ड्यू टू दैट द आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट। आयनिक रिएक्शन बोलो क्या होती है? फास्ट होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन फर्दर देखते हैं। पीछे तो हमने देख ली, फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपने देखा, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके बाद स्पॉन्टेनियस के बारे में देखा, फास्ट रिएक्शन, आपकी स्लो रिएक्शन, आपकी मॉडरेट रिएक्शन। अब हम देखेंगे फर्दर जो हमारे इस चैप्टर के अंदर काफी काम आएंगी दोनों टर्म्स। मींस रिएक्शन आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन भी हो जाती है जिन्हें आप सिंपल रिएक्शन कहते हैं, और द रिएक्शन में भी द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे नाम से पता चला। मींस द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में हो जाए सिंपल, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है उन्हें आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। मींस द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एज द सिंपल रिएक्शंस, उन्हें आप सिंपल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड, जैसे 2 मोल्स ऑफ HI लिए और उसके बाद इनका क्या हुआ? डिकम्पोजिशन। क्या क्या बने? HI में H और I दिख रहा है, तो मीन्स क्या प्रोड्यूस हुए? H2 प्लस I2। बैलेंस कर दिया हमने, सभी मोल्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या है? बिल्कुल सेम है। सो दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड। दैट इज a simple reaction, it takes place in one step. Next देखें decomposition of the ammonium nitrite, NH4NO2। NO2 है तो नाइट्राइट, NO3 होता तो नाइट्रेट। तो NH4NO2 के बीच जब रिएक्शन चली तो आपने ये पढ़ा भी है, पी ब्लॉक के अंदर भी हम आपको ये चीज पढ़ाते हैं। तो देखो हुआ क्या, देखो इसके अंदर NH4NO2 है, तो देखो हम आपको ऐसे याद कराते थे, यहाँ पे एक एन यहाँ से, एक एन यहाँ से। बोलो क्या निकल गया इसके अंदर से? आप ध्यान से देखें, बोलो क्या बन गया? N2। बोलो कौन सी गैस निकल गई है? देखो N2। देखो ये N2 बन गया, प्लस क्या बच गए आपके पास? H4 है, O2 है, तो क्या बन गया? H2। वो भी कितने मोल? 2 मोल्स। तो ये हमने बैलेंस करके लिख दिया। तो इस टाइप से आप इसको ध्यान भी रख लेते हैं। तो दैट इज ए सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप आर कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है अपने क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में नहीं चलती, इट टेक्स प्लेस इन मेनी स्टेप। मींस इट टेक्स प्लेस इन मेनी स्टेप्स। वो स्टेप देखो कौन कौन सी है। फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हुआ, N2O5 का फर्स्ट स्टेप के अंदर जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसके दौरान क्या होगा? जब भी डिकम्पोजिशन होगा तो एक स्टेप के अंदर ये रिएक्शन नहीं चलती। तो देखो ये रिएक्शन चली कैसे, अब हम उस चीज को देखते हैं। आप जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में लिख के कि जो ये रिएक्शन है 2 स्टेप में कैसे चलेगी। मैंने बताया द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन मेनी स्टेप्स। तो जो मेनी स्टेप हैं वो कितनी है? वो यहाँ पे एक स्टेप नहीं, वो 2 स्टेप है। तो 2 स्टेप के अंदर जो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का N2O5 का, वो कैसे होगा? बताएं शाबाश जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही लिखा। फर्स्ट स्टेप के जो कि एक फास्ट रिएक्शन है जिसके दौरान क्या होगा, आपका N2O5 गेट डिकम्पोज्ड इनटू द NO2 प्लस NO3 इन द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। और इन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल जो प्रोडक्ट बनने हैं वो 2 ही बनने हैं इसकी डिकम्पोजिशन के दौरान, एक तो NO2 ही बनता है प्लस O2 बनता है। इट मींस NO3 तो बनेगा नहीं। तो इट मींस इन द सेकंड स्टेप द NO3 गेट इन्वॉल्व। NO3 का फर्दर डिकम्पोजिशन होगा NO2 प्लस में O2 के अंदर। तो इन द सेकंड स्टेप द NO3 गेट डिकम्पोज टू गिव द NO2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2। अगर आप इस पूरे को इकट्ठा लिखना चाहें तो बोलो कैसे लिखेंगे? इस पूरे को आप डबल कर दें, कंप्लीट रिएक्शन को आप डबल कर दें और देखो इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इसको सम अप करते हैं देखो पूरी रिएक्शन को, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको ये दिखाई देगा कि रिएक्शन कैसे चली, N2O5 और यहाँ पे बोलो क्या बना, 2 मोल ऑफ देखो NO2
प्लस और क्या बन गया, हाफ मोल ऑफ O2। देखो जो अगर आप इसको पूरी को बैलेंस करके देखें, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई। यहाँ पे अगर आप इसको 1 मोल से स्टार्ट करते हैं, अगर आप चाहते हैं मोलिकुलर फॉर्म में लिखना तो थ्रू आउट द रिएक्शन आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ N2O5। देखो यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें पूरी की पूरी रिएक्शन को मोलिकुलर फॉर्म के अंदर कंप्लीट कन्वर्ट करने के लिए, तो 2 मोल ऑफ N2O5 प्लस 4 मोल ऑफ NO2 हो जाएगा, प्लस 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दैट इज द steps through which the thermal decomposition of the nitrogen pentoxide takes place। तो इस स्टेप से इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये एक स्टेप में नहीं हुई, तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो अभी हमने आपको बताया, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, मीन द स्टेप्स थ्रू व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड देयर मैकेनिज्म। वो उसका मैकेनिज्म कहलाता है। तो मींस द नंबर ऑफ स्टेप्स थ्रू व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड देयर मैकेनिज्म। उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहलाता है। तो जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जैसे अभी हमने देखा, तो वो रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती। तो इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज आर लार्ज। जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होते हैं, वो आपके लार्ज होते हैं आमतौर पे, इसीलिए ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज कैन नॉट कोलाइड साइमल्टेनियसली, कैन नॉट कोलाइड एट वंस, cannot collide effectively at once in the one step, so the reaction takes place in the number of steps। इसलिए वो रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है। ये इन जनरलाइज्ड करके हमने आपको बताया है। और एंड आउट ऑफ दीज मेनी स्टेप्स, और ये जो जितनी स्टेप्स होती हैं इनमें से आपने जैसे ऊपर देखा था N2O5 की डिकम्पोजिशन के दौरान के 1 स्टेप इज द स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज द स्लो, सेकंड वन इज द फास्ट वन। सेकंड क्या थी आपकी, फास्ट स्टेप थी। तो आउट ऑफ दीज डिफरेंट स्टेप्स, सम स्टेप्स आर दी फास्ट, अदर आर दी स्लो। कुछ फास्ट भी होती है, कुछ आपकी स्लो भी होती है। अब यहाँ पे स्लो और फास्ट का मतलब क्या है, इसका हमें फायदा क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसके बेसिस के ऊपर हम और किस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो कहलाता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। मींस रेट ऑफ रिएक्शन अब किसके ऊपर डिपेंड की, लेकिन इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें कुछ स्टेप स्लो होती हैं, कुछ स्टेप आपकी फास्ट होती है। ऑन दैट बेसिस मींस ऑन व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। देखो अब इसकी सेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक साइकिल की फैक्ट्री है, उसके अंदर साइकिल बना रहे हैं, तो उसके दौरान हुआ क्या, साइकिल एकदम तो नहीं बन जाती। उसके अंदर देखो हर पार्ट को कंबाइंड करेंगे, असेंबल्ड करेंगे, तभी साइकिल बनती है। हर अलग अलग पर्सन को कुछ काम करना दे रखा है। कोई पर्सन क्या कर रहा है, उसका हैंडल बना रहा है, कोई उसका टायर बनाता है, कोई मान लीजिए उसका फ्राई व्हील बनाता है, कोई उसकी चेन बनाता है। लेकिन मान लीजिए चेन बनाने वाला जो पर्सन है, उस चेन को वो 1 घंटे में बनाता है फॉर एग्जाम्पल, और सारे चीजें टायर वगैरह सब कुछ मान लीजिए, सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए सभी 10-10 मिनट्स में बन गई, मींस फास्ट हो गई। लेकिन जो चेन जिसकी वजह से साइकिल की रनिंग होएगी, वो कैसे बनी, वो बनी आपकी 1 घंटे के अंदर। तो ओवरऑल साइकिल कितने देर में बनेगी, वो 1 घंटे में जाके बनी। मींस साइकिल का कंप्लीट बनना किस पे डिपेंड किया, स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर, जिस बंदे ने सबसे धीरे काम किया। क्योंकि जब तक वो काम भी कंप्लीट नहीं हो जाता, कंप्लीट असेंबलिंग नहीं होगी, कंप्लीट साइकिल नहीं बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे होता है कि जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है, क्योंकि जो फास्ट है वो तो एकदम हो गई, एकदम हो गई, वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पार्ट हो गया। तो मींस एक्चुअली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उसी को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कह देते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। Rate determining step means the slowest step of the complex reaction on which the rate of reaction actually depends। जिसके ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो वास्तविकता में उसी के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप उसे कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आप उसे क्या कहेंगे, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो सबसे मेन पार्ट आ जाता है स्टार्ट में, जो सबसे मेन डेफिनेशन है, जिसके ऊपर जिसको पूरे चैप्टर के अंदर काफी न्यूमेरिकल्स के अंदर उसको यूज किया जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो हम आज के लेक्चर में ही देखेंगे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन कई तरीके से कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को सिंपली कैसे डिफाइन करें, इन ए लेमन लैंग्वेज हम कैसे डिफाइन करें, बैठे बैठे एकदम रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करें, लैब में रिएक्शन चल रही है हम उसको कैसे डिफाइन करें। और उसके बाद कुछ लॉज होंगे हमारे, जैसे रेट लॉ आएगा, लॉ ऑफ मास सेक्शन आएगा, उसके बेसिस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन मींस रिएक्शन की रफ्तार। रिएक्शन की रफ्तार का मतलब जब कोई रिएक्शन चलती है तो क्या उसके दौरान आपके कंटेनर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई चेंज आता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो बने
क्या उनके अंदर कोई चेंज आता है? मींस देखो जब बने ही है तो चेंज तो आया ही है। तो मींस जो रिएक्टेंट है वो आपकी उनकी कंसंट्रेशन समय के साथ साथ डिक्रीज होगी, तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे। मींस प्रोडक्ट बने, मींस प्रोडक्ट पहले तो जीरो थे, कंटेनर के अंदर प्रोडक्ट थे ही नहीं, फिर कुछ बने, मींस उनकी कंसंट्रेशन कुछ आ गई हमारे पास, फिर वो कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। वही तो डेफिनेशन थी हमारी रिएक्शन की। हमने बताया था कि रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। मींस रिएक्टेंट कम होंगे और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो मींस रेट ऑफ रिएक्शन का आखिर मतलब क्या है? मींस चेंज हो जाना। किस में चेंज हो जाना? मींस रेट को देख रहे हैं, रेट मींस चेंज तो होगा ही, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो बदलेंगे ही, लेकिन किस रफ्तार से बदलेंगे? विद द चेंज ऑफ टाइम पर मोल्स देखेंगे हम, तो वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बन जाएगी। तो देखो कैसे डिफाइन करते हैं। मीन द चेंज इन द कंसंट्रेशन, किसके अंदर चेंज देखना है हमें? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर। सो द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। लेकिन कब? जैसे जैसे समय बीतता है। ऐसा तो नहीं कि एकदम चेंज हो गया, समय रुक गया, ऐसा नहीं होता। समय भी चल रहा है, समय के साथ साथ ही प्रोग्रेस होती है। मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम कह सकते हैं, या विद द प्रोग्रेस कह सकते हैं। मींस द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, या विद द चेंज ऑफ टाइम, या कह सकते हैं पर यूनिट टाइम, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। उसे आप क्या कहते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन। अब लिखेंगे कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर से। और जो चेंज हो रहा है उसको प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस माइनस मींस आपकी प्लस किस लिए? इंक्रीज। इंक्रीज कौन हुए? प्रोडक्ट। डिक्रीज, डिक्रीज कौन हुए? रिएक्टेड। उसके लिए माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो मींस स्मॉल आर से रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे, प्लस माइनस से हम चेंज को रिप्रेजेंट करेंगे। प्लस, प्लस का मतलब इंक्रीज और माइनस का मतलब डिक्रीज। प्लस चेंज किस में आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। लेकिन कंसंट्रेशन ध्यान रखें, मोलर कंसंट्रेशन होती है, मोल्स पर लीटर में आप लेते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी और यूनिट को यूज करते हैं, हम लेते हैं मोल्स पर लीटर में। मोलर कंसंट्रेशन हम लेंगे, उसको स्क्वायर ब्रैकेट से भी हम लिखेंगे। तो जब हम चेंज लिखेंगे उसको स्मॉल डी से लिख देंगे अब यहाँ पे, और मोलर मींस ब्रैकेट लिख देंगे, कंसंट्रेशन को एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे इन जनरल के लिए। तो देखो हम कैसे लिखेंगे? आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स बाई डी टी लिखा। तो आर का मतलब क्या था यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन। प्लस का मतलब क्या है? मींस कंसंट्रेशन ऑफ द किसके बारे में? प्रोडक्ट, मींस गोज ऑन इंक्रीजिंग। माइनस का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। कंसंट्रेशन भी कैसी? मोलर। स्मॉल डी का मतलब चेंज, डी का मतलब चेंज, डी भी यूज कर देते हैं, करली भी यूज कर देते हैं, डेल्टा भी यूज कर देते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन। एक्स का मतलब कौन है वो? एक्स रिप्रेजेंट मींस द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट, जो भी होगा हम यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे। डिवाइडेड में क्या लिखा? डी का मतलब चेंज, टी का मतलब टाइम, मींस चेंज इन टाइम। तो मींस आर को आप हमेशा कैसे लिखेंगे? आर इज इक्वल टू प्लस माइनस डी एक्स बाई डी टी। So that is the change in the concentration of the reactant or the product with the passage of time, with the change of time per liter of the solution is called as the, बोलो क्या? rate of the reaction आप उसे कह देते हैं। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब हम यूनिट देखेंगे। यूनिट तो आपको दिख ही रहा है, जैसे हमने ऊपर आपको बोल दिया dx, dx ब्रैकेट में x लिखा है, हमने कहा था मोलर कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में है, नीचे क्या है? डिवाइडेड में dt मींस टाइम है, तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो देखो ऊपर तो हमारे पास देखो क्या आ गया था, यहाँ पे आ गया मोल्स पर लीटर, देखो इस स्टेप से। और नीचे डिवाइडेड में बोलो क्या है? टाइम है, तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेकंड लिख दिया हमने। तो बोलो यूनिट क्या बन गई? मोल्स पर लीटर पर सेकंड। यूनिट क्या बन गई? मोल्स पर लीटर पर सेकंड। लेकिन गैसियस हो तो मोल पर लीटर जो लिखा है, कंसंट्रेशन जो लिखी है, वो हम एटमॉस्फेयर की फॉर्म में ले लेंगे। क्लियर हो गया? तो मीन्स जब हमारे पास गैसियस मिक्सचर है या कैसा मिक्सचर, उसके बेसिस के ऊपर यूनिट होती है। आमतौर पे हम मोल्स पर लीटर पर सेकंड ही लिखते हैं। तो मीन्स यूनिट क्या बनी? मोल्स पर लीटर पर सेकंड इन द लिक्विड स्टेट जब हम करते हैं, या गैसियस स्टेट के अंदर हो तो हम मोल्स पर लीटर की जगह जो कंसंट्रेशन है वो प्रेशर की फॉर्म में देखते हैं। मीन्स प्रेशर की यूनिट एटमोस्फियर होती है, सो एटमोस्फियर पर सेकंड आपकी यूनिट बन जाएंगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रोग्रेस तो हो ही रही है, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही रहे हैं। तो मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। वो पॉजिटिव क्यों होती है? लेकिन पॉजिटिव तो इसलिए होती है, मैंने बताया, क्योंकि रिएक्टेंट गोज ऑन
कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट्स, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे तभी तो रिएक्शन चलेगी, तभी तो प्रोग्रेस होगी, मींस वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता है, हमने आपको ऊपर भी बताया था, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। मींस रिएक्शन कैसे चलती है? रिएक्शन चलती है रिएक्टेंटों के आपस में इफेक्टिव कोलिजन से। आपके जो प्रोडक्ट बन गए, जो प्रोडक्ट बन गए, तो क्या होगा? जैसे ही आपके प्रोडक्ट बन गए, वो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं रिएक्टेंटों के बीच में। मींस रिएक्टेंट देखो आपस में, मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, देखो हम आपको बताएं, मान लीजिए शुरू में क्या था आपके पास, देखो एक कंटेनर था, कंटेनर में सिर्फ बोलो कौन थे? कंटेनर में थे आपके पास देखो सिर्फ रिएक्टेंट, देखो हमने आर से रिप्रेजेंट किया है, यू हैव ओनली द रिएक्टेंट्स इन योर कंटेनर। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आपके देखो कंटेनर में क्या होना शुरू हो गया? कंटेनर के अंदर कुछ रिएक्टेंटों के बीच में, मान लीजिए देखो इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हुआ। तो इफेक्टिव कोलिजन होने से देखो क्या हो गया, देखो ये रिएक्टेंट है, बोलो क्या बन गए? देखो प्रोडक्ट बन गए, देखो इस टाइप से प्रोडक्ट बन गया ना। देखो यहाँ पे मान लीजिए 2 मोल्स प्रोडक्ट बन गए, हो सकता है 1 मोल भी बन जाए, हो सकता है 2 रिएक्टेंटों के टकराने से 3 मोल ऑफ प्रोडक्ट बन जाए। वो तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट का 1 मोल बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। किसी रिएक्शन के अंदर 2 मोल रिएक्टेंट के कंबाइन करके 1 मोल प्रोडक्ट बन सकता है, किसी में 2 मोल टकरा के 2 ही बन सकते हैं, किसी में 2 मोल टकरा के 3 मोल भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे मैंने अब यहाँ पे 3 मोल्स दिखा दिए। अब क्या करेंगे? अब जो रिएक्टेंट हैं ये आपस में, देखो ये तो आपस में कोलाइड कर सकते हैं, लेकिन ये और ये रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करने के चांस कम हो गए, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट्स आ गए। प्रोडक्ट्स यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, इनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं होने देंगे। मींस रिएक्शन तो चलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, हम आपको बता रहे, वो तो चलेगी आगे। लेकिन शुरू में रिएक्शन के चलने की रफ्तार ज्यादा थी, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा थी, उनके बीच आपस में कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन चली, जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम हुआ, वैसे वैसे प्रोडक्ट बने, और प्रोडक्टों के बनने से जो प्रोडक्ट बन गए वो उसी कंटेनर में ही तो है। ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट बने हमने, साथ के साथ वो आपके बाहर आप निकालते जा रहे हैं, सेपरेट आउट कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, और सिर्फ रिएक्टेंट ही कंटेनर, ऐसा तो नहीं है। में जो प्रोडक्ट है उसी कंटेनर में है, उसी कंटेनर में है, तो वो बने हुए प्रोडक्ट बचे हुए रिएक्टेंटों के बीच में तो आएंगे ही, क्योंकि उसी सॉल्यूशन में है। और आएंगे तो मींस जो बचे हुए रिएक्टेंटों के बीच कोलिजन जो होने के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम भी जरूर होंगे, मींस रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी डिक्रीज भी होगी। तो मींस हम क्या बताने जा रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जिसकी वजह से क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन does not remain constant throughout the course of the reaction। क्या रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल सेम रहेगी? नो, सेम नहीं रहेगी। क्या हो जाएगी? थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। अभी बताया ना किस लिए डिक्रीज हो जाती है, डायग्राम हमने आपको बनाया था, वही आप एग्जाम में बना देंगे। मींस द रेट ऑफ रिएक्शन गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो एक जैसी नहीं रहती। एक जैसी नहीं रहने का मतलब आपकी क्या इंक्रीज हो गई? नो, वो आपकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि द प्रोडक्ट्स thus formed causes the steric hindrance in between the remaining reactant molecules, and thus the rate of the reaction goes on decreasing, because the chances of collision in between the remaining reactant molecule goes on decreasing। तो इसलिए rate of reaction also goes on decreasing। मींस आप सिंपली कह सकते हैं rate of reaction does not remain same constant, वो एकदम सेम नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मींस इसीलिए हम जो टर्म यूज करते हैं आमतौर पे रेट ऑफ रिएक्शन की बजाय वी यूज द टर्म दैट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हम आमतौर पे टर्म एवरेज लगा देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से पहले, या हम इंस्टेंटेनियस वर्ड लगा देते हैं, इंस्टेंटेनियस आमतौर पे एवरेज लगा देते हैं। तो हेंस वी यूज द टर्म एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इंस्टेड ऑफ सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया इतना? तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। वैसे डायग्राम बना देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, या व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। तो वो आप डायग्राम भी बनाएंगे और वो बातें लिखेंगे जो मैंने बोली हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ड्रा द ग्राफ showing the change in the concentration of the reactant or the product, या इकट्ठे हमें एक ही ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए जिसमें रिएक्टेंटों को भी शो करेंगे और प्रोडक्ट को भी। तो हम कैसे ड्रा करेंगे? बड़ा सिंपल सा देखो ग्राफ होगा, देखो ये मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूं। ये पहला ग्राफ आ गया, बोलो किसके बीच है ये? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखो क्यों, जब शुरू में
जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई थी तो उसको कहते हैं टाइम इज इक्वल टू, देखो जीरो, हमने यहाँ पे टाइम जीरो लिख दिया। तो उस वक्त क्या थे आपके पास, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा थे। देखो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज वेरी लार्ज, व्हेन टाइम इज जीरो यू हैव ओनली द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखो जैसे जैसे समय बीता, तो जैसे जैसे समय बीता तो देखो क्या हुआ आपके, अब ध्यान से देखिए इस ग्राफ के अंदर, ग्राफ नीचे की साइड क्यों है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे आपका समय देखो बीता चला जाएगा तो आपने क्या देखा, द कंसंट्रेशन ऑफ द, देखो रिएक्टेंट गोज ऑन, देखो ये डिक्रीज हो गई, फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिक्रीज हो गई। जैसे जैसे और समय बीता द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन, देखो डिक्रीजिंग, देखो ये कंसंट्रेशन और भी देखो डिक्रीज हो गई, एंड सो ऑन। तो मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, सो दैट इज द ग्राफ। और ये कर्व फॉर्म के अंदर ही दिखाता है, ये स्ट्रेट नहीं आता, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, स्लोपिंग फॉर्म के अंदर ही आपको दिखाना पड़ता है। सो द कंसंट्रेशन of the reactant goes on decreasing with the passage of the time because the reactant continuously goes on converting into the products, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। और रिएक्शन की जो रफ्तार है वो भी आपकी डिक्रीज होती है, मैंने बताया था। चांसेस ऑफ जो कोलिजन है इन बिटवीन द रिमेनिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वो क्या होते हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो हम ये कर्वेचर दिखाते हैं, देखो दिखाया ना आपके कर्वेचर जो दिखाया है, ये इसी टाइप से हमें दिखाना है। कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की जो डिक्रीज होती है वो आपकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। और चांसेस ऑफ कोलिजन भी कम होने शुरू हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखो इसमें अपर कर्वेचर हमने शो किया। देखो जब शुरू में आपके पास, देखो ये टाइम जब जीरो था तो बोलो आपके पास कितने थे प्रोडक्ट, देखो जीरो थे यहाँ पे, देयर इज नो प्रोडक्ट इन द कंटेनर। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, देखो जैसे जैसे हमारा समय बीता तो देखो क्या हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, देखो ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। जैसे और समय आपका बीतेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो फर्दर इंक्रीज हो गए। देखो आपके, देखो ये फर्स्ट पॉइंट आया ग्राफ के अंदर, ये सेकंड पॉइंट आया, तो इस टाइप से आपका ये कर्व बन जाता है। तो इस टाइप से आप ये ग्राफ ड्रा कर देते हैं इन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द टाइम के बीच। टाइम इन सेकंड ही लेंगे आप, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, टाइम इन सेकंड। और कंसंट्रेशन आप किस में लेते हैं, इन मोल्स पर लीटर। कंसंट्रेशन आप किस में लेते हैं, इन मोल्स पर लीटर के अंदर आप कंसंट्रेशन लेते हैं। और गैसियस मिक्सचर हो तो कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर पर सेकंड, आपकी टाइम की कौन होगा, वो तो सेकंड के अंदर ही आप लेते हैं, जरूर ध्यान रखेंगे। हर न्यूमेरिकल के अंदर भी ध्यान रखेंगे, जब भी आपके आगे न्यूमेरिकल भी आए तो मिनट्स में अगर टाइम दे रखा हो तो आप उसको पहले सेकंड में जरूर कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज आपकी देखो यूनिट चेंज हो जाती है, लेकिन आमतौर पे हम सेकंड में ही लेंगे, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम इकट्ठा देखते हैं, देखो ग्राफ, इसमें देखो हमने ये दोनों ग्राफ दिखा दिए। तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है ये तो किसके बारे में था, विच शोइंग द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो दूसरा डॉटेड लाइन से दिखाया ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इट शोज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ द टाइम। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि देखो क्या हो जाए, एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए। इक्विलिब्रियम सेटअप तो कब होता है, वो तब होता है जब आपके फाइनल मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट भी रहते हैं प्रोडक्ट भी रहते हैं, मींस कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी टाइम उसी वक्त, कुछ कुछ प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम। शुरू में तो देखो आपके कंटेनर के अंदर क्या थे, आपके कंटेनर के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट थे। कुछ समय बीता, विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट्स स्टार्ट फॉर्मिंग, प्रोडक्ट आपके कुछ बन गए। हो सकता है 10 मिनट के बाद ही इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए, 10 मिनट के बाद या 10 सेकंड के बाद ही इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए। मींस इक्विलिब्रियम कैन बी सेटअप एट एनी टाइम, किसी भी टाइम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। अगर वो रिएक्शन कंप्लीशन को नहीं जा रही, कुछ रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती हैं जो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। मींस कभी भी कंप्लीट होने ना होने का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट कभी भी कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। आपने बैलेंस की फॉर्म में भी जैसे रखा तो शुरू में तो रिएक्टेंट ही थे, फिर आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले, फिर रिएक्शन ऐसा लगता है कि रुक गई, लेकिन रिएक्शन रुकती नहीं है। होता क्या है कि जितने रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट में बदल रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदल रहे हैं, और लगता हमें यह है कि रिएक्शन रुक गई, क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिमेन सेम आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद आपकी रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट वो सेम रहती है, उतनी ही रहती है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। चेंज क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज एट द सेम टाइम द रिएक्टेंट चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट
एंड द सेम नंबर ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। तो जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे हैं उतने ही आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी वक्त, उसी रफ्तार से। तो जिसकी वजह से इट सीम्स दैट द रिएक्शन स्टॉप्स, रिएक्शन रुक गई, लेकिन इक्विलिब्रियम के ऊपर भी रिएक्शन कभी भी नहीं रुकती, वो चलती रहती है। ये आप जरूर ध्यान रखें। रिएक्शन जो है आपका, इक्विलिब्रियम जो होता है वो कभी स्टैटिक नहीं होता, वो रुकता नहीं। इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हाउ विल यू डिफाइन द टर्म एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन, हमने बताया था कंसंट्रेशन में हम मोलर में ही लेते हैं, मोल्स पर लीटर में ही लेंगे। सो द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमने वहां पे क्या लिखा था? विद द चेंज ऑफ टाइम। अब हमने क्या लिखा? इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। देखो हमने ये टर्म यहाँ पे यूज की है, इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। चेंज ऑफ टाइम तो है, लेकिन कौन सा चेंज? एक पर्टिकुलर इंटरवल ले लिया भाई, 8:10 से लेके 8:10 से लेके 8:20 के बीच में रिएक्शन की रफ्तार क्या थी, वो हमें देखना है एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो आपकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। अब देखो फार्मूला तो वही है, R इज इक्वल टू प्लस माइनस dx बाई dt। मीन्स मैंने कहा था ना, चेंज को d से भी दिखा देते हैं, डेल्टा से भी दिखा देते हैं। मीन्स थोड़ा बिल्कुल छोटा सा चेंज दिखाना हो तो d, थोड़ा सा बड़ा दिखाना है तो हमने डेल्टा लिख दिया। अब देखो आपके सामने एक ग्राफ है, बड़े ध्यान से देखना। हमें इसमें क्या निकालना है? एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। कहां से कहां तक इंटरवल क्या है? 5 मिनट से लेके 15 मिनट्स के बीच में रिएक्शन हुई। 5 कहां पे लिख रखा है? देखो ये रहा 5 और ये रहा देखो 15। तो अब हम क्या करते हैं? तो हम क्या करेंगे इसके दौरान, ये देखें ग्राफ आपके पास है। जब 5 मिनट्स हुए थे उस दौरान देखिए कंसंट्रेशन कितनी थी। देखो ये रहा 5 मिनट्स के ऊपर, देखो ये डॉट आ गई यहाँ पे, दैट इज द कंसंट्रेशन। फिर 15 मिनट्स के ऊपर देखें, ये 15 मिनट्स के ऊपर देखो ये डॉट लगा दी, ये रही हमारी कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन बोलो कितनी है? देखो 0.01 से लेके 0.02 के बीच में है। अगर हम देखें 0.011, देखो आगे 0.012, तो ये जो है ये कंसंट्रेशन बोलो कितनी है? 0.012। ये आपकी कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। ऊपर कंसंट्रेशन बोलो कितनी थी? जब 5 आपके मिनट्स हुए थे तो 0.03 है वो, तो देखो डायरेक्ट 0.03 है, उसी लाइन के ऊपर आ गई। तो अब हम देखेंगे क्या फार्मूला है? dx बाई dt, डेल्टा एक्स बाई dt मीन्स आपकी चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ? तो r, अब हम फार्मूला लिखेंगे तो r इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया? x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी है? जैसे मैंने अभी आपके पीछे लिख भी दिया था, बोलो 0.03। देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे बोलो ये कितना है? ये पॉइंट मैंने पहले आपको क्या बताया था? दैट इज द 0.012 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? बोलो चेंज इन टाइम। बोलो कितना? पहले 5 मिनट्स थे, फिर 15 मिनट्स हो गए, तो चेंज कितना आया? 15 माइनस 5। तो बोलो आपका कितना आ गया? 0.018 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 5, 10 हो गया। तो आंसर आपका कितना आ गया? 0.0018 मोल्स पर लीटर पर मिनट। टाइम आपका मिनट्स में दे रखा है, तो आप यूनिट का जरूर ध्यान रखें। आमतौर पे न्यूमेरिकल्स में आप सेकंड में करते हैं, लेकिन ग्राफ के अंदर आपके मिनट्स है तो आप पर मिनट लिख देंगे यहाँ पे। तो आपका आंसर मोल्स पर लीटर पर मिनट्स के अंदर आ गया। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। जब एग्जाम में आपको ऐसे ग्राफ दिया जाए तो किस टाइप से आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे बता दिया गया है। नेक्स्ट टाइम आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंट का मतलब एक पल, मीन्स रिएक्शन। अब मान लीजिए हमने 9 o'clock स्टार्ट की रिएक्शन, तो 9:05 के ऊपर व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? दैट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पल के ऊपर बतानी हमें। तो मीन्स द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब ध्यान दें, हम चेंज सिर्फ इसमें कर रहे हैं। सिंपल जो डेफिनेशन हमने लिखी थी रेट ऑफ रिएक्शन की, उसमें हमने क्या लिखा था? द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए विद द चेंज ऑफ टाइम।
ऐसे लिखा था हमने। विद द चेंज ऑफ टाइम की जगह हमने पीछे क्या लिखा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में, एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो दैट इज द स्लाइट डिफरेंस। मींस रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से जब चलते हैं आगे डिफाइन करते हैं, कैसे, एवरेज की फॉर्म में या इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में। तो ये पर्टिकुलर वर्डों का हमें ध्यान रखना है डेफिनेशन के अंदर, तो आपकी डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट मानी जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि हम जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हम कैसे मेजर करें। तो मींस हमें एक बिल्कुल छोटा सा इंटरवल हम लेंगे या एक पर्टिकुलर इंस्टेंट हम ले लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिसके दौरान रेट ऑफ रिएक्शन क्या रही हो, कांस्टेंट। मींस इंटरवल भी अगर हमें लेना पड़े तो वो लेना है जिसके दौरान रेट ऑफ रिएक्शन सेम रही, बिल्कुल सेम रही, तभी हम कहते हैं एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। वो पल जिसके दौरान रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, बिल्कुल सेम थी, उस पॉइंट को हमें देखना है। तो द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली मींस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी हम आमतौर पे यूज करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मींस जब बोलते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ही हम बोलते हैं। तो मींस अब हम कैसे डिटरमाइन करें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस टाइप से कुछ डिफाइन करेंगे। मान लीजिए देखो आपके पास ये कर्व था, ध्यान दें उसमें। देखो हमने क्या किया, हमने ये कर्व था, किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई आपको ये कह दे, मान लीजिए ये टाइम है, यहाँ पे देखो ये जो टाइम हमने लिख लिया, देखो ये जो टाइम था, देखो ये पॉइंट, हमें इस पॉइंट के ऊपर हमें देखना व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस पॉइंट के ऊपर देखो, इसको ऊपर लेके जाएं ग्राफ के ऊपर, जहां पे भी ये टच होगा, देखो ग्राफ के ऊपर जहां पे ये टच होता है, यहां से आप एक ये डायगोनल ड्रा कर दे इसके ऊपर। देखो ये डायगोनल, देखो अलग से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो ये हमने कैसे किया, मान लीजिए ये हमारे पास देखो कोई कर्व था, देखो ऐसे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया। फॉर एग्जांपल देखो ये पॉइंट आया, क्योंकि रिएक्शन हम इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर देखो मान लीजिए देखना चाहते हैं, देखो इस पॉइंट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे स्केल लें आप, स्केल लेके और आप रख के देखो इस टाइप से आप एक लाइन ड्रा कर देंगे। देखो ये कट होगी कहाँ पे, दोनों एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन एक्सिस है देखो इसके ऊपर भी कट हो गई यहाँ पे जाके, और यहाँ पे देखो ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के ऊपर भी देखो ये कट हो गई, देखो यहाँ पे हो गई ना कट दोनों एक्सिस के ऊपर। मीन्स जो भी आपके पास कर्व है और जो भी आपको टाइम लेना है, मान लीजिए ये था हमारा टाइम, इस टाइम से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करें ऊपर की तरफ, जहां पे जाके वो मीट करती है उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर आप ये डायगोनल ड्रा कर देंगे। क्लियर हो गया। और फिर ये मीट करेगी एट 2 पॉइंट कंसंट्रेशन एक्सिस के ऊपर भी, और ऐसे देखो टाइम एक्सिस के ऊपर भी। ऐसे ही हमने ये पर्टिकुलर टाइम लिया, देखो हमने जो ये ग्राफ ड्रा कर रखा है इसमें, देखो ये हमारा टाइम है, देखो ये हमारा टाइम है यहाँ पे, इसको हमने डॉटेड किया, ऊपर देखो ये पॉइंट आ गया ग्राफ के ऊपर, यहाँ से हमने डॉटेड लाइन ड्रा की, ये इस टाइम एक्सिस के ऊपर देखो यहाँ पे कट कर गया, यहाँ पे ये कंसंट्रेशन एक्सिस के ऊपर कट कर गया। तो ये जो कंसंट्रेशन एक्सिस के ऊपर कट किया, तो ओरिजिन से तो ये डिस्टेंस कितना है, देखो ये डेल्टा एक्स, ये हम ले लेंगे। जहां पे टाइम एक्सिस पे कट किया, ये टाइम कितना है, तो शुरू में तो टाइम तो देखो जीरो ही ले रखा हमने, टाइम इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली कंसंट्रेशन इज इक्वल टू जीरो। तो जो यहाँ पे जो कट किया टाइम, मान लीजिए 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 30 सेकंड है या 30 मिनट्स है, जो भी है, देखो मान लीजिए यहाँ पे ये 30 मिनट्स है, तो 30 माइनस जीरो दैट इज द चेंज इन टाइम। वहां पे मान लीजिए जो भी कंसंट्रेशन है 1.5 मोल्स पर लीटर है या जो भी है, माइनस में जीरो, क्योंकि कंसंट्रेशन शुरू में तो जीरो थी यहाँ पे। तो इस टाइप से हम क्या निकाल लेंगे, dx बाई dt को निकाल लेते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम निकाल लेंगे। देखो अब हम करेंगे क्या, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज फाउंड बाय, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, बाय ड्राइंग ए टेंजेंट ऑन ए कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। देखो जैसे ये पॉइंट हमने निकाल लिया था, उसके लिए हमें हमसे कहा जाएगा ना, ये ग्राफ होगा तो यहाँ पे तो हमने टाइमिंग लिख नहीं रखी, लेकिन वहां पे लिखा मिलेगा, देखो ऐसे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट एंड सो ऑन, यहाँ पे लिखा मिलेगा एग्जाम में। ऐसे कंसंट्रेशन भी देखो यहाँ पे लिखी मिलेगी, जो भी आपकी कंसंट्रेशन इस एक्सिस के ऊपर सारी चीजें लिखी मिलेगी आपकी। फिर जो भी टाइम है कह दिया जाएगा एग्जाम में, एग्जामिनर की मर्जी है कि आफ्टर 50 मिनट्स बताएं व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी बताएगा, जो भी टाइम हमने यहाँ पे लिया उसके बेसिस के ऊपर हमारा ये जो ऊपर पॉइंट आएगा कर्व के ऊपर, उससे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, वो कट करेगा ऑन द आपकी कंसंट्रेशन एक्सिस एंड आल्सो ऑन द टाइम एक्सिस, इस टाइप से। तो मींस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय ड्राइंग ए टेंजेंट ऑन ए कर्व एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम। और उससे क्या होगा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब जो स्लोप आ गया, स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, आपने याद किया ना, देखो ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे आप याद करते हैं। शुरू में क्या होता है, ये साइन थीटा के बारे में होता है, इस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड क्या होता है, कोस थीटा के बारे में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लास्ट में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये लास्ट में जो था दैट इज द टेन थीटा। तो ये टेन थीटा होता है यहाँ पे, और यही आपका क्या कहलाता है, बोलो हमें हमें क्या निकालना है यहाँ से,
यही कहलाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिव्स क्या टेल्स अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम। मींस टेन थीटा आप निकालेंगे तो टेन थीटा क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? ये रहा देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर है और ये कौन है नीचे? ये आपका बेस हो गया ना। तो मींस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो डायगोनल था ये क्या है? दैट इज द हाइपोटेन्यूज। ये तो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो हमें टेन थीटा निकालेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। तो क्या निकाल देंगे हम इस टाइप से? स्लोप। क्लियर हो गया आपके? इसके बाद नेक्स्ट देखें द रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज द डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी या डी एक्स बाय डी टी, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मींस टेन थीटा हमने लिया यहाँ पे, मींस डेल्टा एक्स बाय क्या आ गया? डेल्टा टी। क्लियर हो गया आपका? अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी कितना आ गया? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब हम आपके सामने एक ग्राफ देंगे, ग्राफ के बेसिस के ऊपर अब आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। देखो ये रहा आपके सामने ग्राफ। तो अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 मिनट्स। तो जो 10 मिनट, देखो ये रहा, देखो 10 मिनट का टाइम, देखो ये रहा 10 मिनट। अब 10 मिनट के ऊपर देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा की, ग्राफ के ऊपर देखो कट की, देखो इस पी पॉइंट के ऊपर देखो कट कर गई। अब यहां से हमने देखो डॉटेड लाइन से टेंजेंट ड्रा कर दी, जो आपके कहां पे कट हुई? कंसंट्रेशन एक्सिस के ऊपर, देखो ये कट हो गई जहां पे कंसंट्रेशन है 0.04, और नीचे टाइम एक्सिस के ऊपर भी कट हो गई, देखो जहां पे टाइम कितना है? बोलो ये रहा 20। बोलो कितना है? ये 20 है। तो अब हम क्या करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखो आफ्टर द 10 मिनट्स, जब 10 मिनट्स हो गए उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? तो हमने ये देखो टेंजेंट ड्रा की थी, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे x2 माइनस एक्स में चेंज इन द कंसंट्रेशन। शुरू में तो देखो टाइम जीरो था तो इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, कंसंट्रेशन भी देखो जीरो है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। तो मीन्स x2 माइनस x1 क्या होगा? T2 माइनस T1 क्या होगा? तो x2 माइनस x1 तो क्या हुआ? देखो 0.04, देखो कर्व ग्राफ के अंदर देखे, और ये है 0.00, तो वही हमने लिखा 0.04 माइनस में 0.00। क्लियर हो गया? अब टाइम में देखें, टाइम में क्या था? बोलो ये 20 जहां पे कट किया था, और यहाँ पे 0.00, देखो जीरो है टाइम, देखो ये रहा जीरो, तो 20 माइनस जीरो हमने लिख दिया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? 0.04 डिवाइडेड बाय 20 मींस कितना बन जाएगा? बोलो आपका यहाँ से 0.002 मोल्स पर लीटर पर मिनट, क्योंकि मिनट टाइम हमने मिनट्स के अंदर ले रखा है। तो क्लियर हो गया? समझ में आ गई आपको बात? मींस 10 मिनट्स के ऊपर हमने क्या किया? जो 10 मिनट्स थे यहां से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की, ये पॉइंट आ गया देखो ग्राफ के ऊपर, यहां से हमने ये टेंजेंट ड्रा की, जो कंसंट्रेशन एक्सिस के ऊपर देखो कट किया, ये कंसंट्रेशन टाइम एक्सिस के ऊपर कट किया, ये फिर हमने चेंज देखा कंसंट्रेशन में, चेंज में 0.04 माइनस में 0.00, देखो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट चेंज इन टाइम, देखो ये T2 माइनस T1 बोलो कितना? 20 माइनस में बोलो क्या था? ये जीरो, तो 20 माइनस जीरो लिख दिया, और इस टाइप से ये निकल गई आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एग्जाम में आपको क्या गिवन मिल सकता है? इस टाइप से ग्राफ, और ग्राफ के बेसिस के ऊपर आप इस टाइप से अपने न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फॉर ए रिएक्शन, कोई रिएक्शन है, देखो अमोनिया है, उसका हमने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई है रिएक्शन, आगे दो प्रोडक्ट बन गए NO प्लस वाटर। रिएक्शन को देखो हमने बैलेंस भी करके लिख दिया आपके लिए। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज फाउंड टू बी 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3, 10 रेज टू द पावर में -3 है यहाँ पे, आप ये करेक्शन कर लेना, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO का मतलब क्या है? हमने सिखाई थी ना रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, R इज इक्वल टू dx बाय dt। तो x कौन है यहाँ पे? NO है। देखो हम कैसे लिखेंगे? dx, x की जगह NO लिख दिया, डिवाइडेड बाय dt है, तो मींस द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO विद द चेंज ऑफ टाइम। कितनी वैल्यू गिवन है? ये वैल्यू देखो ये रही गिवन 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3, देखो हमने यहाँ पे करेक्ट करके लिख दिया है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया इतना? ये तो चीज गिवन है। अब हमें करना क्या है? नाउ कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन, also calculate the rate of disappearance of the ammonia and also calculate the rate of formation of water। देखो rate of disappearance क्यों कहा? क्योंकि अमोनिया इज ए रिएक्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्यों कहा? वाटर तो प्रोडक्ट है तो वो तो बनेगा ही, तो वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ऐसे ही पूछा भी जा सकता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO निकालें या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 निकालें, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, उसकी मर्जी है।
तो अब हम इसको देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो द रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हमें देखो लिखना आना चाहिए, पर मोल के फॉर्म में लिखना है, ये ध्यान रखें। अब ध्यान दें इस पूरी रिएक्शन के दौरान, देखो अमोनिया के बोलो कितने मोल है, 4 NH3, 4 मोल है यहाँ पे, वाटर के 5 मोल्स है, NO के 4 मोल है, वाटर के 6 मोल है, ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो पर मोल की फॉर्म में कैसे कहेंगे हम, पर मोल की फॉर्म का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जैसे अमोनिया के लिए देखो लिखते हैं R इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस dx/dt। तो प्लस साइन किसके लिए लगाएंगे, माइनस साइन किसके लिए लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे रिएक्टेंट के साथ। देखो हमने माइनस साइन लगाया, -1/4 क्यों लिखा, पर मोल, क्योंकि 4 मोल्स होते तो रेट ऑफ रिएक्शन R थी, 1 मोल है तो क्या हो गया 1/4, पर मोल के हिसाब से हम निकालेंगे, तो इसलिए हमने लिखा 1/4 माइनस साइन, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज, पर मोल तो 1/4, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन में 4 मोल्स हैं। 4 मोल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन R, 1 मोल के लिए 1/4 आप लिख देंगे, तो 1/4 और dNH3/dt, d ब्रैकेट में x की जगह हमने क्या लिख दिया बोलो यहाँ पे NH3, क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी देखनी हमें, NH3 की। अब ऐसा क्या हो सकता है रिएक्शन में कि आपके अमोनिया तो डिक्रीज हो गया और ऑक्सीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नो। 4 मोल अगर अमोनिया के यूज होंगे तो 5 मोल ऑक्सीजन के यूज होंगे, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहती है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, बोलो क्या हो गया, -1/4 dNH3/dt एंड आल्सो इक्वल टू -1/5 लिखा, और DO2/dt, क्योंकि अगर अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी तो डिक्रीज होगी ही ना, तो और दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमोनिया ज्यादा डिक्रीज हो गया और ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाए, वो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार ही रिएक्शन चलनी है। तो इसलिए हमने लिखा इक्वल टू का ही साइन यहाँ पे लगाया। तो मींस जो आर है, आर देखो आर किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू, देखो आप इसके इक्वल लिख सकते हैं, एक ही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन देखो आपके, आप इसके इक्वल भी ले सकते हैं, देखो ऐसे, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन के फार्मूले हैं ये सारे। R इज इक्वल टू बोलो क्या था, -1/4 dNH3/dt, वो भी बिल्कुल ठीक है, और R इज इक्वल टू -1/5 DO2/dt, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये सभी R की रिप्रेजेंटेशन है। वी आर रिप्रेजेंटिंग द R, वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर द रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट्स। हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्टों की फॉर्म में, कभी अमोनिया की फॉर्म में, कभी अब ऑक्सीजन की फॉर्म में। अब हम देखेंगे देखो NO की फॉर्म में, तो इक्वल टू का फिर से साइन, क्योंकि R इज इक्वल टू बोलो क्या है, इसके इक्वल भी है। पर मोल के फॉर्म में लिखना है, देखो 4 मोल है NO के, तो 4 मोल होते तो रेट ऑफ रिएक्शन R, 1 मोल होगा तो बोलो क्या होगा 1/4, तो 1/4 और आगे dx/dt तो है ही, क्योंकि यही तो फार्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का। तो dx की जगह NO लिख दिया आपकी बार हमने। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब देखेंगे वाटर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें रेट ऑफ रिएक्शन को। तो मींस R इज आल्सो इक्वल टू, बोलो क्या, देखो ये ऑल्सो इक्वल टू बोलो क्या लिखा, प्लस का साइन, क्योंकि प्रोडक्ट बनते हैं तो प्लस का साइन, 1/6 क्यों, क्योंकि 6 मोल है बैलेंस रिएक्शन में, 6 मोल तो रेट ऑफ रिएक्शन R, 1 मोल तो 1/6, तो इज इक्वल टू प्लस का साइन के प्रोडक्ट बन गए, इंक्रीज हो गई कंसंट्रेशन तो प्लस 1/6, और आगे dx/dt की जगह d, x की जगह वाटर आ गया। तो मींस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वाटर हमने लिखी। मींस द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन, कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और सभी में इक्वल का ही साइन आएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स और द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि इक्वल का साइन हमने हर जगह क्यों लगाया है। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है बोलो, कैलकुलेट क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तीसरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पूरा फार्मूला आपके पास है, आर सभी के इक्वल है। अब गिवन क्या थी बोलो चीज, गिवन है देखो ऊपर जो हमने दे रखा है dNO/dt, देखो गिवन ये कहां पे दिख रहा है, देखो ये रहा, देखो ये इतनी चीज गिवन है आपके, और रेट ऑफ रिएक्शन देखो हमें निकालनी है। तो जो ये रेट ऑफ रिएक्शन है देखो, जो R है ये किसके इक्वल है, देखो ये तो इसके इक्वल है, देखो यहाँ पे, तो R इज इक्वल टू प्लस 1/4 dNO/dt, और dNO/dt की वैल्यू गिवन है, तो आप आराम से देखो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो R किसके इक्वल लिख दिया बोलो हमने, देखो R हमें निकालना था और R इसके इक्वल है, और इसके इक्वल में dNO/dt की वैल्यू गिवन है, तो ये dNO/dt की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब देखो ये पुट किया, बोलो कितनी वैल्यू गिवन थी, देखो ये रही 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ में 3, तो 4×9 जा बोलो क्या होता है, 4×9 जा 36, तो 0.9 पे देखो ये कट गया यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया 0.9 मोल्स पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि मोल्स पर लीटर पर सेकंड में ही देखो ऊपर वैल्यू गिवन थी। तो ये हमने निकाल दी रेट ऑफ रिएक्शन।
क्लियर हो गया? तो आर की वैल्यू अब निकल चुकी है। नेक्स्ट, क्योंकि आर की वैल्यू आ गई, तो ये जो आर है, ये नेक्स्ट हमें पॉइंट नंबर 2 क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द अमोनिया में जो ये आर है यहाँ पे, देखो अब आर ये किसके इक्वल है? देखो ये इक्वल टू, देखो इसके भी है, देखो ये -1/4 dNH3/dt, देखो हमने लिख दिया। तो ये साइन आप जरूर ठीक कर लेना। देखो ये हमने प्लस लग गया यहाँ पे गलती से, अब यहाँ पे माइनस देखो हमने कर दिया है। अब क्या करें? आर की वैल्यू देखो ऊपर हमने कैलकुलेट देखो कर ही दी, 0.9 थी देखो यहाँ पे, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू सिंपली। आर की जगह क्या पुट कर दिया बोलो? 0.9, और आगे यूं का यूं ही है आपके यहाँ पे। देखो ये आप जरूर करेक्शन कर लेंगे, इसी से आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर साइन आपके होने ही चाहिए। उसके बाद आप देखें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 को मल्टीप्लाई बोलो किसके साथ कर देंगे? 0.9 के साथ। तो बोलो आंसर क्या आ गया? आंसर आ जाएगा आपका DNH3/dt इज इक्वल टू 3.6 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो मींस ये आ गया, बोलो क्या? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया विद द चेंज ऑफ टाइम। हमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है। देखो अब हमने माइनस साइन नहीं लगाया ना 3.6 से पहले, क्योंकि अंडरस्टूड है। ये आप पहले देखो इधर लगा सकते, साइन लगाएं तो इधर लगाएं। मींस द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया विद द चेंज ऑफ टाइम। बोलो कितना है? 3.6 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। किस बेसिस के ऊपर? कि ये पाया गया कि NO कितना बन गया, गिवन था ये, तो उसको बेस मानते हुए ही हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखो जो आर था ऊपर फार्मूले में, देखो ये आर किसके इक्वल भी है? देखो ये इसके इक्वल भी था देखो ऊपर, तो वही हमने नीचे लिख दिया, आर इज इक्वल टू +1/6 DH2O/dt। अब क्या गिवन है हमारे पास? देखो आर की वैल्यू तो गिवन थी, जो हमने ऊपर देखो यहाँ पे ये कैलकुलेट कर ली थी। बोलो कितनी आई थी? 0.9 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। आर की जगह हम ये पुट कर देंगे, देखो ये हमने पुट कर दिया 0.9। देखो दोबारा यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ से, तो 9×6 = 54 मींस 5.4 आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे प्लस का साइन तो अंडरस्टूड ही है। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है? मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या है? वो आ गया 5.4 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ऐसे ही कोई आपको कहे कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 निकालें, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। मींस जैसा क्वेश्चन वैसे उसका जवाब आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट। जैसे हमने ये शुरू में आपको ये रिप्रेजेंटेशन करनी सिखाई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पर मोल के बेसिस पे बिल्कुल मत भूल जाना जो हमने लिखा है। जैसे अमोनिया के आगे आपने क्या लगाया था? 1/4 पर मोल है, पर मोल की फॉर्म में। O2 के आगे 1/5, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन में 5 मोल्स थे। और NO से पहले बोलो यहाँ पे क्या लगाया था आपने? 1/4, क्योंकि 4 मोल्स है। मींस ध्यान रखें एग्जाम में जरूरी नहीं कि रिएक्शन आपको बैलेंस की हुई मिले। अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो सबसे पहला काम होगा रिएक्शन को बैलेंस करना। ये आप जरूर ध्यान रखें। टीचर जानबूझ के उसको अनबैलेंस्ड फॉर्म में दे सकता है और आपको ध्यान रहेगा नहीं कि रिएक्शन को बैलेंस करना है। आप डायरेक्ट ये 1/4 और ये अपनी मर्जी से लिख देंगे जो भी ऊपर दिख रहा होगा। तो मीन्स आपको रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस जरूर करना है। टीचर ने जो दे भी रखी है, आप उसके ऊपर उसको जरूर क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि वो प्रॉपरली बैलेंस्ड है भी या नहीं। उसी के बाद आप रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर बैलेंसिंग द रिएक्शन, आफ्टर बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, आप उसको क्या करेंगे? उसके बाद ही आप रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट्स, और फिर आप अपना न्यूमेरिकल आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीजें थी आपकी कुछ बेसिक सी बातें जो हमने यहाँ पे सीखी। सो थैंक यू, दैट ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।